नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ यूरेनियम जो कि राजस्थान के सीकर डिस्ट्रिक्ट से मिले हैं, जिसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया विच इज अ पीएसयू वो इन्वेस्ट करेगा 3000 करोड़ इसके एक्सकेवेशन के लिए या फिर एक्सट्रैक्ट करने के लिए, जिससे काफी ज्यादा लोगों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है, विच इज वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ दिस यूरेनियम डिपॉजिट दैट वी हैव फाउंड। इसी के बारे में आज बात करने वाले हैं हम। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूरेनियम की डिस्कवरी भारत में जो डिपॉजिट्स हैं वो झारखंड और आंध्र प्रदेश में पहले हो चुके हैं और वहीं से यूरेनियम सोर्स करते हैं, मतलब हमारा यूरेनियम वहीं से आता है अभी फिलहाल। और इसके बाद अब ह्यूज डिपॉजिट्स हमें मिले हैं इस मिनरल के फ्रॉम राजस्थान में खंडेला, सीकर डिस्ट्रिक्ट में खंडेला है जहां से ये मिले हैं। यूरेनियम के डिपॉजिट मिलने से हमारा जो इंडिजीनियस न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है उसको एक बूस्ट मिलने वाला है, ये उम्मीद की जा रही है। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि स्टेट गवर्नमेंट ने, राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट ने एक लेटर ऑफ इंटेंट इशू कर दिया है ऑफ माइनिंग लीज, कि वो माइनिंग पर लीज के लिए देना चाहेंगे इसको टू यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, विच इज आई वाज टेलिंग यू, जो एक पीएसयू है जो माइनिंग करेगी यूरेनियम ओर की एट रोहिल इन खंडेला तहसील नियर सीकर। इसी के बारे में विस्तार से बात करेंगे आज के सेशन में। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। आप मुझे पाथफाइंडर के टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं मेरी क्लास के शेड्यूल्स और अपडेट्स के लिए। आप मुझे अनअकैडमी ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं दोस्तों मेरी स्पेशल क्लासेस और प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस कोड? अगर आप NDLive10 यूज करते हैं दोस्तों तो बेनिफिट ये मिलता है कि मैं आपको डायरेक्टली आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करती हूँ, सपोर्ट करती हूँ। हम टारगेट बेस्ड तैयारी करते हैं जिसमें मेरा सपोर्ट आपको थ्रू आउट प्रिपरेशन रहेगा। स्पेशल क्लासेस फ्री सेशंस होते हैं। अगर आप पहली बार एनरोल करेंगे तो आपको मेरा कोड यूज करना होता है NDLive10। वहीं मैं प्लस कोर्स बता दूं कि NCERT पॉलिटी का एक प्लस कोर्स मेरा लाइव है प्लेटफॉर्म पे, 4 बजे इसकी क्लासेस रोज हो रही हैं। अनअकैडमी लेकर आए आपके लिए 20% ऑफ ऑन ऑल योर UPSC सब्सक्रिप्शंस। यू कैन सी द सेविंग्स हियर। अगर आप सब्सक्रिप्शन अभी ले रहे हैं तो अभी जाइए एनरोल कीजिए विद कोड NDLive10। चलिए, जो डिपॉजिट्स हैं यूरेनियम की इसके बारे में बात करते हैं। ये पाए गए हैं 1086.46 हेक्टेयर एरिया में इन रोहिल ऑफ खंडेला तहसील ऑफ सीकर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में, जो मैंने आपको मैप में दिखाया। और शुरुआती अनुमानों के अनुसार ये उम्मीद की जा रही है कि लगभग 12 मिलियन टन ऑफ यूरेनियम रिजर्व यहां से एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि इतना हमें रिजर्व मिल जाएगा। इसके बाद यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से उम्मीद है, क्योंकि माइनिंग के लिए लेटर ऑफ इंटेंट भी जारी कर दिया गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कि आप माइनिंग कीजिए, तो अब यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज लाइकली टू इन्वेस्ट 3000 करोड़ रुपीज हियर, इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, एक्सकैवेट करने के लिए, जिससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लगभग 3000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, विच इज वेरी वेरी पॉजिटिव। तो ये तो एक कहते हैं ना शुरुआती पॉजिटिव है इसके बारे में। साथ में यूरेनियम की अगर एक्सकेवेशन की बात करूं भारत में, तो यूरेनियम इससे पहले झारखंड और आंध्र प्रदेश दोनों जगह से एक्सकेवेट होता है। जादूगोड़ा सिंहभूम इन झारखंड, जो कि सबसे फेमस माइंस है, सबसे बड़ी माइंस है आंध्र प्रदेश, और अब रिसेंटली राजस्थान से भी शुरू हो गया है। चलिए यूरेनियम की बात करते हैं। यूरेनियम क्या है? ये इसका एटॉमिक सिंबल, मतलब केमिकल सिंबल ये होता है। एटॉमिक नंबर इसका 12 है, लार्जेस्ट एटॉमिक नंबर है इसका। सो यूरेनियम इज कंसिडर्ड वन ऑफ द रेयरेस्ट मिनरल्स इन द वर्ल्ड, जिसमें काफी ज्यादा पोटेंशियल है और एक वैल्यूएबल मिनरल भी है, पोटेंशियल है न्यूक्लियर पावर जनरेट करने की। अगर नेचुरली प्राकृतिक रूप से यूरेनियम जो मिलता है, इट कंसिस्ट ऑफ 99% ऑफ यूरेनियम 238 एंड ओनली 1% ऑफ यूरेनियम 235 विच इज एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम। अगर मैं पहले एटॉमिक बॉम्ब की बात करूं जो इस्तेमाल हुआ था वॉर में, दैट वाज बिकॉज ऑफ यूरेनियम। बिकॉज यूरेनियम एक ऐसा रेडियो एक्टिव मेटल है या मटीरियल है, रेडियो एक्टिव मतलब जो बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, विच हैज अ यूनिक, जिसके मतलब यूनिक बात क्या है कि इट इज वन ऑफ इट्स आइसोटोप्स, यूरेनियम 235 जो 1% मिलता है, इज द ओनली नेचुरली अकरिंग आइसोटोप। ये इकलौता प्राकृतिक रूप से जो मिलता है आइसोटोप है जो केपेबल है सस्टेनिंग ऑफ अ न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, जो न्यूक्लियर फिजन को झेल सकता है। व्हाट इज न्यूक्लियर फिजन? न्यूक्लियर फिजन इज जब किसी एटम का न्यूक्लियस स्प्लिट हो जाता है, ठीक है, टू गेन स्टेबिलिटी, और उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, तभी इसकी एटम बॉम्ब बनाने की क्षमता भी है यूरेनियम के अंदर।
इसके अलावा ये तो हुआ न्यूक्लियर पावर, जिसकी वजह से एटम बॉम्ब बन सकते हैं, मतलब ये क्षमता इसके पास है। लेकिन अगर इसकी पावर की बात करें तो इट हैज अ ह्यूज पोटेंशियल ऑफ जनरेशन ऑफ पावर, जिसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। इसके अलावा अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात को अलग कर दें या इलेक्ट्रिसिटी की बात छोड़ दें, तो यूरेनियम यूज किया जाता है इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन ऑल्सो, डिफेंस इक्विपमेंट्स, फोटोग्राफी एटसेट्रा। नाउ यू हैव टू टेल मी, कैंसर के लिए कुछ 1-2 साल पहले एक मेडिसिन आई थी यूरेनियम संबंधित, उसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे हिंदी, मतलब उसका क्या क्या नाम था वो आप मुझे बताएंगे, ठीक है। अगर भारत में यूरेनियम की बात करूं दोस्तों, तो भारत प्रोड्यूस करता है केवल 2% यूरेनियम पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व का। और हमारे टोटल रिजर्व जो है वो एस्टिमेट किए जाते हैं 30,480 टन। ऑफ कोर्स ये नंबर अब बढ़ेगा, बिकॉज अभी हमें 12 मिलियन टन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो नंबर वहां पर था वो मिले हैं यूरेनियम, तो नंबर डेफिनेटली बढ़ेगा। इंडिया के पास अपना कोई सिग्निफिकेंट रिजर्व नहीं है यूरेनियम का, तो हमारी जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं अधिकतर के लिए हम डिपेंडेंट है ऑन इम्पोर्ट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, और हमारा ज्यादातर इम्पोर्ट आता है फ्रॉम रशिया, कजाकिस्तान एंड फ्रांस। दीज आर द कंट्रीज विच हैव यूरेनियम रिजर्व्स। अब भारत के पास 12 रिएक्टर्स हैं विद an installed capacity of 6,780 megawatt. These reactors for electricity generation, of course, megawatt आपने देख लिया, लगभग 6.7 मेगावाट है ना, जो काम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। अब हम भारत की स्थिति ये जानते हैं कि हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, हमारा मेजॉरिटी ऑफ जो पावर जनरेशन है इट इज फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट्स। थर्मल पावर प्लांट्स जो डिपेंडेंट होते हैं फॉसिल फ्यूल, कोल पर। तो अगर हम एक ग्रीनर और एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, तो वहां पर यूरेनियम के रिजर्व हमें बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि हर साल एक समय ऐसा आता है जब हम एक न्यूज फ्लैश होती है कि द कोल इज लिमिटेड, सिर्फ 2 दिन का कोयला बचा है हमारे रिजर्व्स में, और हमारे जो पावर जनरेशन है वो बंद हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले भी ऐसा हुआ था। तो ये एक ऑल्टरनेट की तरह हम इसको ले सकते हैं, कैसे उसके बारे में हम डेफिनेटली बात करेंगे। अब इन 22 रिएक्टर्स में से 8 रिएक्टर्स हैं जो हमारे खुद के यूरेनियम से फ्यूल किए जाते हैं, जो हमारे मतलब देश में जो मिलता है हमें। उसके अलावा 14 ऐसे हैं जो IAEA के सेफगार्ड्स के अंडर आते हैं, ठीक है, और ये क्वालिफाई करते हैं टू यूज इंपोर्टेड यूरेनियम। ऑलराइट, नाउ IAEA सेफगार्ड्स मैं आपको बताऊंगी, डोंट वरी। ना पहले देख लेते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी कैसे एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं इंडिया की पावर डिमांड के लिए। जैसा कि मैंने बताया कि हम कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स पे डिपेंडेंट है अधिकतर एनर्जी हमारी। तो अगर हम स्विच करते हैं इफ नॉट कंप्लीटली, अगर अभी की मैं बात करूं तो ओनली 3% ऑफ आवर एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम द न्यूक्लियर पावर। तो थोड़ा सा एक नंबर को बढ़ा सकते हैं और थोड़ी डिपेंडेंट कम कर सकते हैं हम फॉसिल फ्यूल पे, नंबर 1। दूसरी चीज ये है कि हम एनवायरमेंट कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन या GHG एमिशन में भी कटौती कर सकते हैं। ये भी एक ऑल्टरनेट हो सकता है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर जो है ना, ये एक लौता टाइप ऑफ एनर्जी है जो कि रिलायबल है, अदर देन दी सोलर एंड विंड दैट इज नॉट अवेलेबल अराउंड दी क्लॉक, जो हमेशा अवेलेबल नहीं होती। ऑफ कोर्स सूरज रोज निकलता है, हवा भी चलती है, लेकिन जितनी हमें चाहिए क्या उतनी अवेलेबल होती है रोज, दैट इज वन क्वेश्चन, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर पावर एक तरह से बेस्ट ऑल्टरनेटिव हो सकता है नॉन ग्रीन फॉसिल फ्यूल ड्रिवन एनर्जी का, एनर्जी इंडस्ट्री का है न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर इज ऑल्सो फ्री फ्रॉम ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, GHG एमिशन से। एज फार एज इनडायरेक्टली अगर बात करें तो द कोर्स ऑफ न्यूक्लियर पावर स्टेशन लाइफ साइकिल, पूरे जर्नी में जब तक उसकी लाइफ साइकिल होती है ना पावर स्टेशन की, उस पूरी जर्नी में अपनी लाइफ में इट प्रोड्यूसेस द सेम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज इक्विवेलेंट टू विंड एंड 1/3 ऑफ सोलर स्टेशंस। तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। Yes, having said that, I would not deny there are certain complications related to nuclear power generation, जैसे कि चर्नोबिल जैसे इंसिडेंसेस हो सकते हैं अगर ध्यान से या कॉशियसली इसका इस्तेमाल ना किया जाए, बिकॉज इट हैज अ कैपेबिलिटी ऑफ जनरेटिंग ह्यूमंगस एनर्जी, नंबर 1। तो समस्या हो सकती है। या फिर द अदर थिंग कैन बी बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर पावर, इसका जो वेस्टेज होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का, उसका डिस्पोज ऑफ करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वो बहुत सारी बीमारियां कर सकता है अगर वो सही तरीके से डिस्पोज ना हो।
तो इन सभी चीज़ों का संज्ञान में रखते हुए, ध्यान देते हुए अगर हमने सही तरीके से इस्तेमाल किया तो डेफिनेटली ये हमारी न्यूक्लियर पावर की डिमांड को बेटर कर सकता है और हमें एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में मदद कर सकते हैं दीज रिजर्व्स। अगर मैं IAEA के सेफगार्ड्स की बात करूं, विच इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये एजेंसी है जो काम करती है एटॉमिक एनर्जी या न्यूक्लियर जो मटेरियल है उसका सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, कंट्रीज उसका मिसयूज तो नहीं करे, इस सब के लिए। तो दीज सेफगार्ड्स आर अ सेट ऑफ टेक्निकल मेजर्स जो अप्लाई किए जाते हैं बाय दिस एजेंसी ऑन न्यूक्लियर मटेरियल एंड एक्टिविटीज। न्यूक्लियर मटेरियल से संबंधित जो भी एक्टिविटीज हैं या मटेरियल है उन पर किए जाते हैं, जिसके द्वारा एजेंसी इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करती है कि जो भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उनका कहीं मिसयूज तो नहीं हो रहा है और जो न्यूक्लियर मटेरियल है उसको डाइवर्ट तो नहीं किया जा रहा है फ्रॉम पीसफुल यूजेस। मतलब एनर्जी जनरेशन, मेडिसिन या जो भी इंपॉर्टेंट चीजें, जो पॉजिटिव चीजें, उसकी जगह उसको नेगेटिवली न्यूक्लियर वेपन जनरेट करने के लिए तो नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सेफगार्ड्स इसका ध्यान रखते हैं। स्पेशली ये फोकस करता है जो एक्सपोर्टेड या जो किसी देश में इंपोर्ट हो रहा है ना यूरेनियम, उस पर, जो आपका अपना रिजर्व नहीं है उसमें स्पेशली ये ध्यान रखते हैं कि कहाँ पे उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, अब पूरे विश्व की बात करें तो कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ यूरेनियम इन द वर्ल्ड राइट नाउ। इसके अलावा यूरेनियम का जो मिनरल है मिलता है नाइगर, रशिया, नामीबिया, उज्बेकिस्तान, यूएस और यूक्रेन में भी। देखते हैं इस डिपॉजिट के मिलने के बाद हमारे पावर जनरेशन की जो समस्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की, वो कितना उसमें एक तरह से सपोर्ट मिलेगा। डेफिनेटली इट्स गोइंग टू गिव अ बूस्ट और हम थोड़ा शायद स्विच कर पाएंगे। पहली चीज तो हमारी एनर्जी क्राइसिस में शायद हमें मदद मिलेगी, ऑफ कोर्स हम ये उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि रिजर्व्स आर हाई। साथ साथ ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इससे हमारा जो टारगेट्स हैं COP26 के नेट जीरो अचीव करना या क्लाइमेट चेंज में अपना कंट्रीब्यूशन देना, कि कैसे हम लोग कम कर सके क्लाइमेट चेंज के जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं अपने लेवल पे, उसमें भी एक बेहतरीन योगदान भारत की तरफ से हो सकता है। लेट्स सी व्हाट लाइज इन द फ्यूचर गाइज। आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यूपीएससी टेस्ट सीरीज की मैं बात करूं तो मेंस टेस्ट सीरीज और आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है प्लेटफॉर्म पे। ऑप्शनल टेस्ट सीरीज भी है। एनरोल करने के लिए आपको यूज करना है मेरा कोड NDLive10। अनअकैडमी ने मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम भी अनाउंस कर दिया है, जिसमें आप इस QR कोड को स्कैन करके 1 महीने तक का एक्सटेंशन ले सकते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन का। Why Unacademy? Unacademy gives you widest choice of educators, flexibility to change your course. इस तरह के बहुत सारे बेनिफिट्स along with the result that we are producing year after year। साथ में आप लोन फैसिलिटी भी अवेल कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन लेने के लिए विद 0% EMI। दोस्तों ऑप्शनल कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं 5 जून से, एनरोल कीजिए अभी विद 20% डिस्काउंट। नए बैचेस हमारे 29 जून से आ रहे हैं, अभी आपको मिल रही है 20% डिस्काउंट की सुविधा, तो प्लीज जाके एनरोल कीजिए। सेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बहुत पसंद आया हो तो NDLive10 लिखना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में along with the question का आंसर that I've asked you in the video. That's it from my side. Thank you so much. God bless you.